सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट कोड CS 201 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू के अगले पार्ट में चैप्टर 2 एलिमेंट्स ऑफ सी के टॉपिक 2.4 कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स पर चर्चा करेंगे। यह मैं आपको याद दिला दूं कि यह सब्जेक्ट CS 201 का जो टॉपिक है यह MA 210 जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का, उसमें भी कॉमन है। तो सेकेंड ईयर ऑटोमोबाइल के जो स्टूडेंट हैं वह भी इसका लाभ उठा सकते हैं, इससे अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है वेरिएबल्स। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वेरिएबल वे होते हैं जिनका मान प्रोग्राम के दौरान जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं उसके दौरान कभी भी बदल सकता है। ये एक जनरल डेफिनेशन हमने देख ली थी, आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि वेरिएबल इज़ अ कंटेनर और स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा। जैसे हमने कहा था कि हम कोई भी आइडेंटिफायर है जिसको वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में और उसको काम लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं A और B, इनको मुझे ऐड करके C में डालना है, तो मैं क्या करूँगा C इक्वल टू A प्लस B। ये हमारा एक नॉर्मल ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म करेंगे। पर अगर मुझे इसका प्रोग्राम बनाना होगा तो जैसा कि हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी वैल्यू है उसको हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। यदि मैं आपको कहूँ कि दो नंबर 5 और 10 को ऐड कीजिए तो आप क्या करेंगे, 5 और 10 जो दो नंबर हैं वो आपके माइंड में स्टोर होंगे, सेव होंगे, आप उनको याद रखेंगे और फिर आप उसको टोटल करेंगे और फिर मुझे उसका सम बता देंगे। तो ये सारी वैल्यूज़, ये सारी बातें कहाँ स्टोर हो रही हैं? मेमोरी में स्टोर हो रही हैं। इसी तरह से जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हमें कहीं ना कहीं पर स्टोर करना पड़ता है मेमोरी में, ताकि प्रोग्राम उनको यूज़ करके हमें आउटपुट दे सके, रिजल्ट दे सके। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक स्टोरेज है जो यह बताता है कि मेमोरी में यह वैल्यू या डेटा जो है वह कहाँ पर स्टोर हो रहा है, किस जगह पर स्टोर होगा। To indicate the storage area, each variable should be given a unique name. मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें हर एक वेरिएबल को एक यूनिक नाम देना पड़ेगा, जिसे हम आइडेंटिफायर, हमने जो पढ़े थे, जब टोकन्स हमने पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था आइडेंटिफायर क्या होते हैं। तो किसी भी वेरिएबल को एक यूनिक नाम देना पड़ेगा। अगर मैंने A नाम से एक वेरिएबल लिया है, सेम प्रोग्राम में उसी नाम का कोई दूसरा वेरिएबल मैं नहीं ले सकता। उस A वेरिएबल की एक बार डिफाइन या डिक्लेयर कर दिया तो मैं दोबारा उसको डिक्लेयर या डिफाइन नहीं कर सकता। उस पर अगर हम करने की कोशिश भी करेंगे तो उसमें हमारा जो कंपाइलर है वह एरर मैसेज दे देगा। तो एक यूनिक नाम देना ज़रूरी है ताकि जो वैल्यूज़ है उसको हम यूनिकली कहीं पर स्टोर कर सकें और फिर हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसके एग्जीक्यूशन में हम उसको काम में ले सकें। वेरिएबल नेम्स आर जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। जो हमारे वेरिएबल्स के नाम हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ए वेरिएबल है, सपोज ये हमारी मेमोरी लोकेशंस हैं। तो ये ए वेरिएबल क्या होगा, जब भी हम कहेंगे तो हर एक वैल्यू मेमोरी में कहीं पर जाकर स्टोर होनी है। तो उस जगह पर जहाँ पर भी वो स्टोर हो रही है, सपोज यहाँ पर ए स्टोर होता है जाकर वेरिएबल, और यहाँ पर हमने जो इसकी वैल्यू दी है वो 5 स्टोर होगी, यानी कि ए जो होगा, ए इस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी इस वेरिएबल की, ए वेरिएबल की, वो इस लोकेशन पर स्टोर होगी। जैसे हम घर में आप शेल्फ में देखते हो, अलमारी में देखते हो, कोई फाइल या कोई चीज़ आप रखते हैं तो वो पर्टिकुलर उस जगह पर, लोकेशन पर रखी रहती है। आपको अगर बताना है, सपोज आपके पास 4 अलमीराज हैं, उनमें से किसी एक लोकेशन पर आप कोई फाइल रखते हो और कोई आपसे पूछता है तो आप उसे क्या बताओगे कि जो सेकंड वाली अलमीरा है उसके फर्स्ट रैक में या थर्ड रैक में रखा हुआ है। तो वो थर्ड रैक जो है सेकंड अलमीरा का, वो उस फाइल की या उस डॉक्यूमेंट की क्या है, एड्रेस है, लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है वो उसकी। इसी तरह से जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वे सारे मेमोरी में कहीं ना कहीं किसी एड्रेस पर जाकर स्टोर होते हैं, किसी मेमोरी लोकेशन पर
स्टोर होते हैं जाके, जैसा कि हमने पहले भी देखा था जब हमने डेटा टाइप पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि मेमोरी में किस तरह से वेरिएबल स्टोर होते हैं और कितना स्पेस वे लेते हैं। तो कोई भी वेरिएबल जो है हमारा, वेरिएबल का नाम जो हम दे रहे हैं वो यह रिप्रेजेंट करता है कि ये कोई XYZ जो मेमोरी की लोकेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये A है तो ये इस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी कंपाइलर, हमारा कंप्यूटर जब एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, A की वैल्यू के लिए वो इस एड्रेस पर जाएगा और जो वैल्यू यहाँ पर स्टोर है उस वैल्यू को काम में लेगा। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे इस एग्जांपल में है int I इक्वल टू 3, यानी कि सबसे पहले आता है डेटा टाइप। जब भी हमें डिक्लेयर करना होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, कि कोई भी वेरिएबल हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसका हमें टाइप बताना होता है। फिर उसके बाद आएगा उस वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम, और उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा इस तरह से। ये सिंटेक्स है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। इस सिंटेक्स में हम चेंज क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल नेम के साथ में यहाँ पर जैसे हम देखें कि इक्वल टू 3 लिखा है, यानी कि यहाँ पर इंट आई, एक आई नाम का वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, और यहाँ पर मैंने उसको वैल्यू भी साथ ही साथ इनिशियलाइज कर दी है, इंट आई इक्वल टू 3 कर दिया है। इसको मैं दो अलग अलग स्टेटमेंट में भी लिख सकता हूँ कि एक स्टेटमेंट में मैंने केवल इसको डिक्लेयर किया, मैंने लिखा इंट आई, और फिर बाद में मैंने कहीं पर जाकर उसकी वैल्यू में कुछ असाइन कर दिया उसको, जैसे यहाँ पर 3 किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मिलकर वही काम करेंगे जो ये एक स्टेटमेंट कर रहा है। ये दोनों एक ही बात है। यहाँ पर हमने दो स्टेटमेंट की जगह एक ही स्टेटमेंट में ये पूरा काम कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर हमने किया कैर ch इक्वल टू a। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ch नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसका टाइप है कैरेक्टर, जो यहाँ डेटा टाइप होगा वो उसका टाइप होगा, और उसको वैल्यू असाइन कर दी है मैंने a। इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल जब डिक्लेयर करना होता है तो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले उसका डेटा टाइप आएगा, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम आएगा, और अगर हम चाहें तो ऑप्शनल है हमारे पास, हम साथ के साथ उसमें वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, उसको वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं उसी के साथ, डिक्लेरेशन के साथ ही। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई एंड ch कैन बी चेंज्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है वेरिएबल की जो हमने शुरुआत से ही पढ़ी है, कि वेरिएबल वह होता है जिसका मान पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी समय बदला जा सकता है। जो भी वैलिड सिंटेक्स हैं उन सिंटेक्स को यूज़ करते हुए हम वेरिएबल का मान कभी भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोग्राम के शुरू में मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है इंट आई इक्वल टू 3, बाद में मैं आई इक्वल टू कर देता हूँ प्रोग्राम में कहीं पर जाकर आई इक्वल टू ए, तो जो ए की वैल्यू होगी वो इसको असाइन हो जाएगी। फिर प्रोग्राम में आगे जाके कहीं पे मैं इसकी वैल्यू फिर चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से वेरिएबल वह होगा जिसका मान हम कभी भी चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड हेंस द नेम वेरिएबल। वही चीज़ है कि उसे वेरिएबल क्यों कहते हैं हम, क्योंकि वो वेरी कर सकता है, वेरिएबल यानी कि वेरी होने लायक है, वेरी मतलब चेंज होने लायक है। वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका मान जो है वह चेंज हो सकता है, इसलिए उसे वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट है नेमिंग रूल्स फॉर अ वेरिएबल। जैसे आपको याद होगा हमने टोकन पढ़े थे, उसमें आइडेंटिफायर पढ़े थे। आइडेंटिफायर के जो नेमिंग रूल थे, यानी कि आइडेंटिफायर कोई हम लिख रहे थे, उसको लिखने के जो नियम थे वही यहाँ पर भी लागू होते हैं, कि कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से नियम हैं जो हमें फॉलो करने हैं। यूं ही रैंडमली हम किसी भी शब्द को ये नहीं कह सकते कि ये वेरिएबल है, उसके लिए नियम है। वो नियम क्या है, सबसे पहला है ए वेरिएबल नेम कैन ओनली हैव लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जैसा कि आइडेंटिफायर में था कि वेरिएबल के नाम में केवल लेटर्स हो सकते हैं, लेटर मतलब ABCD,
ए से लेकर अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, मतलब ए से लेकर जेड तक स्मॉल और कैपिटल ए से लेकर जेड कैपिटल जेड तक। ठीक है, डिजिट मतलब 0 से लेकर 9 तक के डिजिट, और अंडरस्कोर आपको पता ही है इस तरह से लिखा जाता है। तो ये सारे हम किसी भी वेरिएबल के नाम में यूज़ कर सकते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है सी, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो केस सेंसिटिव है, इसलिए स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स जो हैं दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, दोनों का अलग अलग व्यवहार है, दोनों को अलग अलग माना जाएगा। नेक्स्ट है the first letter of a variable should be either a letter or an underscore। जब भी हम वेरिएबल लिखेंगे तो उसका पहला जो लेटर होगा, पहला जो अक्षर होगा, वह या तो कोई लेटर होगा यानी कि ए से लेके जेड तक का ABCD अल्फ़ाबेट, या फिर अंडरस्कोर होगा। डिजिट नहीं हो सकता, ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ ए, तो एक ये वैलिड वेरिएबल है। एक मैं लिखता हूँ AB_1, ये एक वैलिड है। फिर मैं लिखता हूँ ABB, ये भी एक वैलिड है। मैं लिखता हूँ A1, ये भी वैलिड है। मैं लिखता हूँ _A, ये भी वैलिड है। अगर मैं लिखना चाहूँ 1A, क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है तो ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। और नॉर्मल प्रैक्टिस में हम इस तरह के ही वेरिएबल लेते हैं। जो अंडरस्कोर से शुरू होने वाले हैं वो जनरली हम जो लोकल कंपाइलर के वेरिएबल्स होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, जब हम लो लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं तो जनरली उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा उसमें। लेकिन एक जो जनरल प्रैक्टिस है, उस जनरल प्रैक्टिस के अंदर इसको अंडरस्कोर से शुरू होने वाले वेरिएबल्स को इन्वायरमेंट वेरिएबल या लो लेवल प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो उस समय इसको काम में लिया जाता है। बस जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए वेरिएबल का नाम। नेक्स्ट है देयर इज नो रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल कैन बी। वेरिएबल की जो लेंथ है कि उसमें कितने हमारे कैरेक्टर हो सकते हैं, इन जनरल ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर भी नॉर्मल प्रैक्टिस में 31 जो कैरेक्टर हैं उतना ही अलाउड होता है, क्योंकि यह कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि वह कितनी लेंथ का हमें वेरिएबल का नाम लिखने की परमिशन देता है। अलग अलग तरह के कंपाइलर मतलब जो सी का सॉफ्टवेयर होता है, वह कंपाइलर कितना आपको परमिशन दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। जनरली 31 कैरेक्टर से लंबा होने पर प्रॉब्लम आती है। बाकी कंपाइलर पर डिपेंड करता है, 31 कैरेक्टर से लंबा भी हो सकता है। ठीक है, पर जनरल प्रैक्टिस जो है, जो जनरल बात है वो ये है कि यह 31 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब एक मेन जो बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी दे सकते हो। लेकिन यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव मीनिंगफुल नेम्स टू वेरिएबल। कोशिश यह करनी चाहिए जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं कि वेरिएबल का नाम ऐसा हो जिससे पढ़ने वाले को, चाहे वह हम स्वयं हो चाहे कोई और हो, उसको तुरंत समझ में आ जाए कि यह किसके लिए काम में आ रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है और उसके अंदर मुझे स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर, ये दो चीज़ें मुझे स्टोर करनी है। तो अब इसके लिए जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इसके लिए ए वेरिएबल लिख सकते हैं, इसके लिए बी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, प्रोग्राम चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा अगर सही होगा तो। पर
यदि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, पढ़ते हैं, जिस प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम क्या है, ए बी है, तो आपको वो ए और बी से पता नहीं चल रहा है कि ये प्रोग्राम क्या करने वाला है। जबकि अगर मैं उस वेरिएबल का नाम क्या दे दूं, NAME नेम और रोल अंडरस्कोर नंबर, ये अगर मैं दो वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ तो पढ़ने वाले को, किसी को भी ये आइडिया हो जाएगा कि इस वेरिएबल में किसी का नाम स्टोर होना है शायद, और इसमें उसका रोल नंबर स्टोर होगा। ए और बी से हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें किस तरह की वैल्यूज़ आने वाली हैं, किस तरह की वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। तो ये जो नाम हुआ नेम वेरिएबल जो हमने दिया वेरिएबल को, ये एक मीनिंगफुल नेम नाम है वेरिएबल का, जिससे कि हमको देख के पढ़ के आइडिया लग सकता है। इसको कहते हैं हम कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है। रीडेबिलिटी मतलब कि एग्जीक्यूट किए बिना ही, केवल मात्र उसको पढ़ने से ही आपको आइडिया लग जाए कि यह क्या करने वाला है वेरिएबल, या यह प्रोग्राम क्या करने वाला है, इसमें क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और किस तरह का ये आउटपुट हमें देने वाला है। एक आइडिया आपको उसमें मिल जाता है उससे। इसलिए मीनिंगफुल नेम देने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा, ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वह जो स्थिर रहता है। जैसे वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसे हम वेरिएबल कहते हैं, उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज हो सकती है। इसी तरह से कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू एक बार जो उसको असाइन कर दी गई या दे दी गई है, उसके बाद वो पूरे प्रोग्राम के दौरान फिक्स रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है, एज द नेम सजेस्ट, नेम कांस्टेंट इज गिवन टू सच वेरिएबल्स। किसी वेरिएबल को हम कांस्टेंट बनाते हैं। कांस्टेंट भी एक आइडेंटिफायर ही होता है, जैसे वेरिएबल भी आइडेंटिफायर हैं, वैसे ही कांस्टेंट भी आइडेंटिफायर ही होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, और कांस्टेंट की वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर भी ये लिखा है, वैल्यूज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस दे आर डिफाइंड। एक बार डिफाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। दे आर फिक्स्ड वैल्यूज इन अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में उसकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। आइडेंटिफायर्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्टेंट्स बाय यूजिंग CONST, const कीवर्ड बिफोर द डेटा टाइप। डिक्लेयर कैसे करते हैं किसी भी कांस्टेंट को, तो पहला तरीका तो इसका है कि कॉन्स्ट कीवर्ड है, कांस्टेंट का CONST एक कीवर्ड है। कीवर्ड हमने पढ़ लिया था क्या होते हैं, जो पहले से ही फिक्स होते हैं। तो इसका मीनिंग फिक्स है कि जिसको भी हम कॉन्स्ट डिक्लेयर कर देंगे वह एक कांस्टेंट बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट फ्लोट पाई 3 इक्वल टू 3.14। तो अगर अभी सिर्फ आप इसको देखो, ये कॉन्स्ट वर्ड नहीं, अगर इसमें कीवर्ड यूज नहीं करें, तो हमने क्या डिक्लेयर किया, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। एक पाई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है, और उसको वैल्यू असाइन कर दी 3.14। कॉन्स्ट कीवर्ड इसके पहले लगा दिया हमने, तो इससे अब ये क्या बन गया, ये पाई नाम का जो वेरिएबल था, अब ये वेरिएबल ना होकर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या फिक्स हो जाएगी, 3.14। यानी कि आप कहीं पर भी इसको यूज़ करना चाहेंगे तो आप पाई नाम से अगर यूज़ करेंगे, सपोज मैंने लिखा कि a इक्वल टू 2 इंटू पाई, इस डिक्लेरेशन के बाद में मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है सपोज, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि पाई जो था हमने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, तो यह क्या करेगा, इसकी वैल्यू जो फिक्स है वो वैल्यू यहाँ पर काम में लेगा, और पूरे प्रोग्राम में जिसमें इसको डिक्लेयर किया गया है उस पूरे प्रोग्राम के अंदर इसकी वैल्यू 3.14 ही रहेगी। अगर बाद में इस स्टेटमेंट के डिफाइन होने के बाद में कांस्टेंट के, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ बाद में मैं लिखना चाहूँ कि पाई इक्वल टू, सपोज मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, 5.2 करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो जब ये रन होगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा, तो कंपाइलर इसमें एरर दे देगा हमें। 5.2
इसको रन नहीं करने देगा, कंपाइलर इस पर हमें एरर मैसेज दे देगा। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह से हो जाती है, फिक्स हो जाती है। कांस्टेंट्स कैन बी इनिशियलाइज्ड वंस ओनली, एक बार ही हम उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, बार बार बदल नहीं सकते हैं वैल्यूज को। अगर हम उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 ले लेता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है। और दूसरा तरीका है कांस्टेंट डिक्लेयर करने का, यूजिंग हैश डिफाइन। प्री प्रोसेसर होता है, हैश जो होता है हमारा हैश डिफाइन, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका है हैश डिफाइन, उस कांस्टेंट का नाम, आइडेंटिफायर जो हम यूज़ करना चाहते हैं, कांस्टेंट बनाना है जिसे, और उसकी वैल्यू। और ये हैश डिफाइन जो है, जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसके पहले लिखा जाता है, मेन के अंदर नहीं लिखे जाते। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो आपको पता होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो एक वीडियो मैंने बनाकर पहले शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम का, सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हैश डिफाइन जो है यह मेन जो फंक्शन है उससे पहले लिखा जाएगा, और इससे भी यही काम होगा जो यहाँ पर हो रहा है। कॉन्स्ट कीवर्ड से भी वही कांस्टेंट बन गया था, हैश डिफाइन करके इस तरह से लिखने से भी यह क्या बनेगा, एक कांस्टेंट बन जाएगा, जिसकी पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने देखा कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं और किस तरह से हम उनको सी लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं। आज के लेक्चर से संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी हो या कोई फीडबैक आप मुझे देना चाहें तो आप मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।